नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति साहू, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा विषय है प्रभावी अधिगम की अवधारणा। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा अधिगम का स्थानांतरण, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रभावी अधिगम की अवधारणा। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे प्रभावी अधिगम क्या है या उसकी अवधारणा। प्रभावी अधिगम, जैसा कि हमने पहले के अध्यायों में पढ़ चुका है कि अधिगम का अर्थ क्या है, हमारे व्यवहारों में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। जब हम किसी अधिगम प्रक्रिया को जब हम बहुत अधिक प्रभावी ढंग से आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, या आत्मसात की जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधिगम को और अधिक कठोरता से, सुदृढ़ता से जब हम अपने व्यवहार में उसे लेके आते हैं, तो वो प्रभावी अधिगम कहलाता है। इसे हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देख पाते हैं कि अधिगम जो है, प्रभावी अधिगम की अवधारणा को प्राकृतिक प्रकटीकरण, समूह के वातावरण के संदर्भ में सीखने की बात कही गई है। मानसिक अनुशासन, समूह ज्ञान, अनुभव तथा इच्छा को अधिगम का आधार माना गया है। इन सभी विषय वस्तु में जब हम अधिगम को और अच्छे से, सुदृढ़ता से जब हम ग्रहण करते हैं, तो वो चीज़ निकल के प्रभावी अधिगम के रूप में आता है और उसका एक वांछित प्रभाव हमारे अधिगम पर पड़ता है, हमारे व्यवहारों पर पड़ता है। तो इस तरीके से प्रभावी अधिगम को हम जानते हैं। प्रभावी अधिगम की अवधारणा में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने प्रभावी अधिगम को किस तरीके से प्रभावी बनाया जाए, किस तरीके से उसे रुचिकर बनाया जाए, प्रभावी अधिगम के कौन से क्रम हो सकते हैं, कौन कौन से वो तत्व हैं, वो कारक हैं, वो आयाम हैं जिसके माध्यम से हम प्रभावी अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सी विधियां बताई हैं। रॉबर्ट गेने ने जो है अपने प्रभावी अधिगम के आयामों को बताया, अधिगम के विभिन्न आयामों की चर्चा की थी, जिसे हम आइए विस्तार से जानते हैं। इसमें सबसे पहले इन्होंने एक त्रिकोण के माध्यम से सरल से जटिल की ओर अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। हम पहले इसका लेवल देख लेते हैं। तो नीचे के जो 3 हैं वो लो लेवल के अधिगम हैं, वहीं जो ऊपर के जो हैं, रेड लाइन से ऊपर के जितने आयाम हैं वो सभी जो है हाई लेवल लर्निंग के ऊपर बात करते हैं, जिसमें कि नीचे के जो है वो व्यवहार आधारित हैं, जबकि रेड से ऊपर के जो है वो संज्ञानात्मक आधारित अधिगम के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसी क्रम को ऊपर की ओर लेके चलें तो ऊपर नीचे जो है वो सरल से ये जटिल की ओर आगे बढ़ता है। तो सरल मतलब पहला क्रम जो है वो सरल है, अर्थात संकेत अधिगम जो है वो सरल है। उससे थोड़ा कठिन क्या है, एसआर लर्निंग, इसके बाद चैन लर्निंग, उसके बाद वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो लर्निंग है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से माना जाता है, वहीं सबसे सरल जो है वो सिग्नल लर्निंग को माना जाता है। तो आइए हम इसे विस्तार से जानते हैं। इसमें सबसे पहले संकेत लर्निंग जो है पूरे पिरामिड का सबसे सरल रूप है। इसे व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक पाउलो द्वारा दिया गया था। पाउलो की थ्योरी हम आगे के चैप्टरों में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये उनके द्वारा वर्णित किया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम किसी भी संकेत के लिए एक वातानुकूलन परिवेश में, एक वातानुकूलित रूप से जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो वो हमारा संकेत लर्निंग कहलाता है। जब हम संकेतों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अधिगम करते हैं, सपोज जब हम ट्रैफिक सिग्नल में जाते हैं तो जब हम रेड लाइट जब देखते हैं तो वो क्या है, वो एक संकेत है, और उन संकेत से हम एक अधिगम प्राप्त करते हैं और वो हमारे व्यवहारों में परिवर्तन लाता है, और हम उस अधिगम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके माध्यम से हमें ये होता है कि हम अपनी गाड़ी रोक दें या हमें रुकना है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से जब हम चीज़ों को याद करते हैं, चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, तो वो सभी संकेत के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसे स्कूल के एग्जाम्पल में देखें तो हम इसे, जैसा कि बोला गया, सबसे निचले क्रम में है, सबसे सरल है। तो जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं, उनको जब हम गिनती सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, वर्णमाला सिखाते हैं, तो उन्हें वो वर्ड याद होने से पहले हम उनको चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से उन्हें हम
उसको ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। बच्चा अक्षर को पहचानने से पहले चित्र को पहचानता है कि एप्पल क्या है, अनार क्या है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, संकेतों के माध्यम से जो है लर्निंग को प्राप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ये जो है इसे व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसे भी हम जब अधिगम के सिद्धांतों को जब पढ़ेंगे तो उनके विषय में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो दिया था, इनका मानना था कि हम किसी भी स्टिमुलस के प्रति, किसी भी उद्दीपक के प्रति जब हम एक वांछित अनुक्रिया करते हैं तो उसके माध्यम से हम जो लर्निंग प्राप्त करते हैं वो बहुत अधिक प्रभावी होता है और इस तरीके से प्रभावी अधिगम प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है श्रृंखला अधिगम। इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि इसमें एक या एक से अधिक जितने जो भी हमारे पास नॉलेज है उन सभी नॉलेज का प्रयोग करते हुए एक क्रमबद्ध रूप से एक चैन बनाते हुए जब हम अपने अधिगम को प्राप्त करते हैं, अपने व्यवहारों में चेंज लाते हैं, तो वो सभी जो है प्रभावी अधिगम के अंतर्गत आता है। इसे भी स्किनर द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। इसका विश्लेषण भी स्किनर जी ने दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है शाब्दिक अधिगम या वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। इसके अंतर्गत हम पाते हैं इसकी व्याख्या डेविड आसुवेल ने की थी और इसमें क्या हो रहा है कि हम मौखिक रूप से, गीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शाब्दिक रूप से इसकी व्याख्या डेविड आसुवेल जी ने की थी और इसमें जो है शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। शाब्दिक अधिगम या वर्बल एसोसिएशन लर्निंग में दो भाग है, पहला है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। शाब्दिक में ऐसे कविताओं के माध्यम से और वर्बली जब हम किसी चीज़ों को रटते हैं, सीखते हैं, बोल बोल के जब चीज़ों को ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो सारे जो है शाब्दिक के अंतर्गत आएंगे। वहीं अशाब्दिक के अंतर्गत हम किसी का संकेत या अमौखिक या चित्रों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बहुविभेदक अधिगम। इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि हम किसी भी प्रकार की विषय वस्तु को जब हम छोटे छोटे भागों में उनकी छोटी छोटी विशेषताओं के रूप में जब हम उसे पहचानते हैं, अर्थात उसके रंग, आकार, उसके प्रकार, इस तरीके से जब हम उसे किसी विषय वस्तु को बहुत से भागों में बांटकर, बहुत से विभेद करके जब हम उनको एक विस्तृत रूप में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा बहुविभेदक अधिगम के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्यय अवधारणा, अर्थात ये क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात कह रहे हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या है कि हम किसी विषय वस्तु को, देखिए ये शुरू से एक क्रम में ही चल रहा है। जैसे सबसे पहले हमने किसी संकेत से पढ़ा, उसके बाद हमने क्या किया, उस एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देके चीज़ों को ज्ञात किया। उसके बाद संकेतिक हो गया, उसके बाद वर्बल हो गया, उसके बाद देखते हैं कि हम बहुविभेदक या मल्टी डायमेंशनल हो गया। अब हम क्या करें, हम चीज़ों को हमने अलग अलग रूप में चीज़ों को समझ लिया है। अब हम उसे और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम क्या करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसमें जो मेन जो उसका कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे। अर्थात हम किसी विषय वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, उसका वर्गीकरण कर पाएंगे, उसका संश्लेषण, उसका विश्लेषण, इस तरीके से हम किसी भी विषय वस्तु को विस्तार से समझ पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नियम या सिद्धांत अधिगम। इसे प्रिंसिपल लर्निंग भी कहते हैं या कहीं कहीं ये रूल लर्निंग के रूप में भी देखा। इसके बाद नेक्स्ट है नियम या सिद्धांत अधिगम। इसे प्रिंसिपल लर्निंग भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे रूल लर्निंग के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नियम या सिद्धांत अधिगम। इसमें हम पाते हैं इसे प्रिंसिपल लर्निंग कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे रूल लर्निंग के रूप में भी आप देखेंगे। इसमें हम सबसे अधिक पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी विभिन्न स्थितियों में संबंधों को प्राप्त करना और उस संबंधों को हम व्यवहारिक रूप में लागू करने की क्षमता जो है वो हमें विकसित होती है। अर्थात हम जो है गणित के नियमों को हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाते हैं। जो प्रिंसिपल, जो चीज़ें कॉन्सेप्ट से निकल के आई हैं, जो प्रिंसिपल हमें याद है, उन प्रिंसिपलों को जब हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर पाते हैं, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाते हैं, तो वो हमारा नियम या सिद्धांत अवधारणा के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है समस्या समाधान अधिगम। ये हमारे पूरे पिरामिड का सबसे उच्चतम
जो है लेवल है, इसमें हम ये सबसे जटिल प्रक्रिया है। इसमें हमने जितनी भी चीज़ों का नॉलेज किया है, हाँ मतलब हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, हमने प्रिंसिपल याद किए हैं, प्रिंसिपल को लागू करना सीखा है, उन सभी चीज़ों का प्रयोग करके जब हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तो उससे में से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम इसके अंतर्गत रखते हैं। आइए तो हम इसे एक बार फिर से सरल शब्दों में रिवीजन कर लेते हैं, छोटे से शब्दों में, कि सबसे पहले क्या हो रहा है, सिंगुलर लर्निंग। इसमें क्या हो रहा है, किसी भी संकेत के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं, चीज़ों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अपने व्यवहारों में परिवर्तन ला रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एसआर लर्निंग। इसको फुल फॉर्म जो है वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसके अंतर्गत हम क्या करें, किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति जब हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जब हमारे सामने कोई उद्देश्य है, उसके प्रति हम जब कोई अनुक्रिया करते हैं तो वो हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद नेक्स्ट है चेन लर्निंग। चेन लर्निंग में हम पाते हैं कि हमने जितनी भी चीज़ों को सीखा है, हमने पहली चीज़ों को जो सीखा है या दो से अधिक चीज़ें जो हमें याद हैं पहले से, उन सभी विषय वस्तु को जब हम एक चेन के माध्यम से क्रम से जब हम उसे आगे बढ़ते हैं, अर्थात जब हम पहले जोड़ सीखते हैं, फिर घटाव सीखते हैं, फिर गुणा, फिर भाग, इस तरीके से एक चैन बनते चला जाता है हमारे अधिगम का, तो वो हमारा श्रृंखला अधिगम या चैन लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है शाब्दिक सहचर्य का नियम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। अर्थात जब हम शाब्दिक रूप से किसी विषय वस्तु को गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जब हम उनसे चीज़ों को याद करते हैं, चीज़ों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं, और हमारे व्यवहारों में जो चेंज आता है वो सभी वर्बल एसोसिएशन लर्निंग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, अर्थात बहु विभेदक अधिगम। इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि हम विषय वस्तु को छोटे छोटे रूपों में देखते हैं, उनको उनके अलग अलग गुणों के माध्यम से उनको पहचानते हैं, अर्थात जैसे रंग, रूप, कलर, साइज, इस तरीके से हम विषय वस्तु को उनके गुणों के माध्यम से जब उनको विभेद करके जब हम विषय वस्तु को जान पाते हैं तो वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग में हम पाते हैं कि सबसे पहले कि जो भी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु से हमें जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना, एक उसका एक आधार डेवलप करना, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसका आधार क्या है, इन सारी चीज़ों का जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो वो हमारे कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल लर्निंग। इस जो हमें जो ज्ञान या जो आधार प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से जो प्रिंसिपल जो हमने अपने लिए डेवलप किया है, या मनोवैज्ञानिकों ने जो डेवलप किया है, या गणित का जो नियम जो है, उसको हम व्यवहारिक रूप में किस तरीके से उन प्रिंसिपलों का उपयोग हम कर रहे हैं, वो सभी प्रिंसिपल लर्निंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट है समस्या समाधान अधिगम। इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने शुरू से सीखी हैं, उन सभी का प्रयोग करके हम अपने दैनिक जीवन या व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान जब हम कर पाते हैं तो वो सभी जो है समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रभावी अधिगम की विधियाँ। अब तक हमने जाना कि रॉबर्ट गैने जी ने जो है किन किन माध्यमों से हम अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं, ऐसे कौन कौन से आयाम हैं जिनके माध्यम से हम अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। अब हम पाते हैं कि ऐसी कौन सी विधियां हैं जिसे हम प्रयोग करके हम शिक्षण को प्रभावी, अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले करके सीखना, अर्थात कि किसी भी विषय वस्तु को जब हम करके सीखते हैं तो हमें रुचि, हमें रुझान, हमें उत्साह अधिक प्रबल होता है, हमारा मस्तिष्क बहुत अधिक सक्रिय रूप से उस विषय वस्तु को सीखने की कोशिश करता है। इससे जब हम किसी विषय वस्तु को करके सीखते हैं तो हमारा अधिगम और अधिक प्रभावी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि अर्थात ये दो विधियों का मिश्रण है, जिसमें पहला है पूर्ण विधि और दूसरा है आंशिक विधि। अर्थात पूर्ण विधि जो है, अर्थात किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से जब हम समझने की कोशिश करते हैं, या पहले पूर्ण रूप से उसे समझते हैं, उसके बाद हम अलग अलग उसके अंदर जाके अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूर्ण विधि। पूर्ण विधि के अंतर्गत हम किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करते हैं, अर्थात सबसे पहले पूर्ण रूप से उस विषय वस्तु को समझते हैं। अर्थात अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम कक्षाओं में हम पहले क्या करते हैं, हमारे बॉडीज़
पार्ट को पढ़ाते हैं, अर्थात एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो हम बताते हैं कि हाँ हमारे ये आँख है, ये हाथ है, नाक है, मुंह है। इसी तरीके से जब हम पहले उसको पूर्ण रूप से समझते हैं कि हाँ ये एक मानव शरीर है, उसके बाद हम क्या करते हैं उसके अंदर की चीज़ों को, कि आँख है तो आँख के अंदर क्या है, रेटिना है, इस तरीके से स्किन है तो स्किन के लेयर, इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग मतलब बॉडी के अंदर क्या है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, स्टमक है, इस तरीके से हम अंदर जाते हैं। तो हम इसमें क्या पाते हैं कि हम पहले किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको छोटे छोटे रूपों में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट जब हम किसी विषय वस्तु को पहले छोटे छोटे भागों में पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसे एक पूर्ण रूप में समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा आंशिक विधि के अंतर्गत आता है। सपोज हमने पहले क्या जाना, अगर हम कोई ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं या वृक्ष पढ़ रहे हैं तो हमने सबसे पहले उसकी जड़ों को जाना कि ये इसकी पत्तियां हैं, तना है, इस तरीके से फिर उसके बाद हमने उसको एक वृक्ष के रूप में जाना। तो यह चीज जो है हमारा आंशिक विधि के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है परीक्षण करके सीखना। परीक्षण अर्थात टेस्टिंग करके सीखना। जब हम किसी विषय वस्तु को अलग अलग परिवेश में, अलग अलग सिचुएशन में जब हम किसी विषय वस्तु को परीक्षण करते हैं, उसके माध्यम से जब हम चीज़ों को ज्ञात करते हैं, तो वो हमारा परीक्षण अधिगम विधि के अंतर्गत आएगा और ये जो है हमारे अधिगम को प्रभावी बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट है निरीक्षण करके सीखना। खोज विधि के माध्यम से या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जब हम किसी विषय वस्तु को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उस पर खोज करते हैं, इस तरीके से जब हम विषय वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है हमारा निरीक्षण विधि के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सामूहिक विधियाँ। सामूहिक विधि में हम पाते हैं वर्कशॉप, सम्मेलन, विचार गोष्ठी, वाद विवाद। आप सब इन शब्दों से पहले से परिचित होंगे। वर्कशॉप जिसमें हम किसी विषय वस्तु को करके सीखते हैं, अलग अलग लोग अपने अलग अलग विचारों को रखते हैं और उन विचारों से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम चीज़ों को समझते हैं और करके जब हम सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें वर्कशॉप के अंतर्गत आती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी। इसे सेमिनार कहते हैं। सेमिनार में किसी पर्टिकुलर किसी एक विषय वस्तु पर लोग जब अपने विचारों को रखते हैं, उनके विचारों को समझकर जब हम अपनी अवधारणाओं का निर्माण करते हैं, तो उसके माध्यम से जो अधिगम होता है वो प्रभावी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वाद विवाद विधि। इसके अंतर्गत हम किसी भी विषय वस्तु पे अपने पक्ष या विपक्ष दोनों मुद्दों पर या दोनों में से किसी एक मुद्दे पर जब हम अपनी बात को करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अलग अलग लोग अपनी रुचि अनुसार पक्ष या विपक्ष में अपनी बातों को रखकर किसी विषय वस्तु पर दोनों पक्षों पर जब हम बात करते हैं, तो इसके माध्यम से जो अवधारणाएं हमारे अंदर जो डेवलप होता है वो प्रभावी होता है। अब कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रभावी अधिगम के बाधक हो सकते हैं? इसमें सबसे पहले है उद्देश्यहीनता। इसमें क्या हो रहा है, जब हमारे पास किसी भी विषय वस्तु को सीखने का कोई पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रभावी अधिगम के लिए बाधक सिद्ध होगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेरणा का अभाव। जब हम किसी विषय वस्तु को सीखते हैं और उस विषय वस्तु को क्यों सीखना है, वो हमारी लाइफ में क्या यूज है, इन सभी बिंदुओं से जब हम अवगत नहीं होते हैं या हमें प्रेरणा का अभाव होता है, तो जो भी हम अधिगम करते हैं वो प्रभावी नहीं हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है सीखने की परिस्थिति। कई बार छात्रों में रुचि होती है, उत्साह होता है, लेकिन उनकी सीखने की जो परिस्थिति होती है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, कहीं ना कहीं अगर वो उनके अनुकूल नहीं है, तो वह उनके सीखने को प्रभावी बनाने में असफल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है भाषा को अधिगम से जोड़ना। अर्थात हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बोला गया है कि हम जो भी अधिगम कर रहे हैं उन सभी को हम अपनी भाषा से जोड़ें। अगर अधिगमकर्ता की भाषा और उसकी जो नॉलेज है दोनों अलग अलग है, अगर वो अपने उस भाषा में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं सीखने को प्रभावित करेगा।
उसके नेक्स्ट है शिक्षक की अदूरदर्शिता, अर्थात जब कोई शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहा है तो बच्चों की रुचि के अनुकूल नहीं चल सकता है। कई बार शिक्षकों को दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करना होता है, पाठ्यक्रम को उस आधार पर डिजाइन करना होता है। लेकिन अगर शिक्षक में दूरदर्शिता की कमी है तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के लर्निंग में उनके अधिगम को प्रभावी बनाने में असफल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है जीवन से जुड़े रहने का अभाव, अर्थात कि हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं अगर वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड नहीं है या हम उनसे अपने दैनिक दिनचर्या से हमारे व्यवहारिक रूप में अगर वो लगातार हम उसे इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो अधिगम भी प्रभावी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है परिणाम के प्रति अनभिज्ञता, अर्थात हम किसी भी विषय वस्तु को सीख रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका हमारे जीवन में लाभ क्या है, फ्यूचर में हमें उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इन सब का नॉलेज ना होते हुए अगर हम किसी विषय वस्तु को सीखने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिक उस विषय वस्तु के प्रति हमारा रुझान नहीं आता है। रुझान ना आने के कारण हम उसे बहुत अधिक प्रभावी ढंग से नहीं सीख पाते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रभावी अधिगम के बाधक तत्वों को जाना। फिर नेक्स्ट है प्रभावी अधिगम के उपाय। इसमें जैसा कि हमने बाधक तत्वों को देखा, उन्हीं बाधक तत्वों को अगर हम दूर करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक अधिगम जो है वो प्रभावी बनेगा। जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले सीखने की इच्छा, अगर बालक में सीखने की प्रबल इच्छा है तो उसका अधिगम ऑटोमेटिक रूप से अधिगम प्रभावी होगा। इसी तरीके से सीखने के नियम एवं सिद्धांत, सीखने के बहुत से नियम है, बहुत से सिद्धांत है, पर्टिकुलर किस विषय वस्तु के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है, कौन सा नियम उपयुक्त है, अगर हम उन सभी विषय वस्तु को ध्यान में रखेंगे तो हमारा सीखना प्रभावी होगा। फिर नेक्स्ट है विद्यालय का उचित वातावरण। तो अगर विद्यालय का वातावरण उन बच्चों के सीखने के अनुकूल है तो अधिगम जो है वो प्रभावी होगा। फिर नेक्स्ट है खंड और पूर्ण विधि। हमने इसके बारे में पहले भी विस्तार से जब विधि में पढ़ा कि आंशिक या खंड विधि और पूर्ण विधि के माध्यम से जब हम विषय वस्तु को बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके माध्यम से जब अधिगम देते हैं तो वो चीज़ें प्रभावी होती हैं। फिर नेक्स्ट है सशक्त अभिप्रेरणा, अर्थात जब हम उन बच्चों को अधिक मोटिवेट कर पाते हैं तो बच्चों का सीखना भी प्रभावी हो पाता है। नेक्स्ट है अच्छी आदतों का निर्माण कर पाना, बच्चों की रुचि तथा रुझान का विकास करना। इसके साथ ही विषय सामग्री को स्वरूप देना, सीखने की विधियाँ, अभ्यास, सफल या परिणाम का ज्ञान होना, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी तत्व भी जो हैं अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर हमारा सीखने की विधि सही है, अगर हम मोटिवेटेड हैं, अगर हमारा जो विषय वस्तु है उसके अनुरूप हमने अगर पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, अगर हम उस विषय वस्तु पर, किसी भी विषय वस्तु पर जिस पे बच्चा कमज़ोर है या जिसमें अधिक आवश्यकता है उसका अधिक से अधिक अभ्यास कराएंगे तो इन सभी के माध्यम से क्या होगा, अधिगम जो है प्रभावी होगा। साथ ही अगर हम पाते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा कि परिणाम अगर हमें ज्ञात नहीं है तो वो हमारे प्रभावी अधिगम को बाधक बनाता है। उसी प्रकार से अगर हम किसी विषय वस्तु को सीख रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, अगर इसे हमें पहले से पूर्ण रूप से ज्ञात है तो हमारा अधिगम प्रभावी होगा। साथ ही साथ किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए व्यक्ति का, विद्यार्थी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है कि हम बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो उनका अधिगम भी प्रभावी होगा। तो इस प्रकार आज हमने प्रभावी अधिगम की अवधारणाएं, इसके अंतर्गत हमने रॉबर्ट गेने का पिरामिड, साथ ही हमने प्रभावी अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व, साथ ही हमने प्रभावी अधिगम के उपायों को भी जाना।